हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। तो मॉडर्न फिजिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल को। इसका जो पहला वाला लेक्चर था वहाँ पे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है ये क्यों आया था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कुछ फेल्यूर की वजह से बोहर एटॉमिक मॉडल आया था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या लिमिटेशन था, क्या फेल्यूर था कि रदरफोर्ड ने सब कुछ तो बता दिया पर एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड ने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे। वो क्या बोले थे? वो बोले थे कि जो एटम के चारों तरफ जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है और एनर्जी लॉस करता है। और एनर्जी लॉस करते करते वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आके न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाता है और इस तरीके से एटम स्टेबल हो जाता है। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल का एक फेल्योर। और एक तो फेलियर क्या था कि रदरफोर्ड ने जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है, जो लाइन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम होता है उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। तो ये दो बिग रीजन के वजह से हमारा जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो क्या हो गया, फेल्यूर हो गया। तो इसलिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल को आना पड़ा और बोहर्स ने एक नया एटॉम मॉडल दिए थे। और ये मॉडल रदरफोर्ड मॉडल से थोड़ा अलग था। और ये कैसे अलग था ये आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटम मॉडल। तो ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था इसमें बहुत सारे पोस्टुलेट थे। जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ पोस्टुलेट थे, वैसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल में भी कुछ पोस्टुलेट हैं। इनका जो पहला पोस्टुलेट था वो क्या था? इनका जो पहला पोस्टुलेट था वो था कि द एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पॉजिटिव कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के बीच में जो सेंटर पार्ट होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और एटम के सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना? क्या बोलिए? एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल पॉजिटिव कोर called न्यूक्लियस। एटम के सेंटर पार्ट को यहाँ पे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। जो कि कुछ नई बात नहीं थी, ये रदरफोर्ड ने भी बोल चुके थे कि उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। और ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ ये एटम का ऑलमोस्ट ऑल मास, जो एटम का जो मास होता है वो सेंटर पे ही कंसंट्रेट होके रहता है। और ये क्या करता है, इट कंटेन एंड इट कंटेन ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ द एटम। ये जो सेंटर पार्ट होता है इसमें एटम का सारा मास भी, ऑलमोस्ट ऑल मास, लगभग सारा मास ही यहाँ पे कंसिडर होके रहता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना? तो ये था उनका पहला पॉइंट जो कि रदरफोर्ड ने भी बोले थे। इनका जो दूसरा पॉइंट है ये थोड़ा अलग है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रदरफोर्ड ने हमको क्या बोला था कि उन्होंने बोला था कि जो
इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, कोई भी ऑर्बिट में घूम सकता है और वो कोई भी ऑर्बिट में घूमता रहता है। उन्होंने ये बोला था कि एटम रिवॉल्व इन द एनी ऑर्बिट, रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूम सकता है। पर एक्चुअल में बोहर्स ने क्या बोला कि बोहर्स ने बोले कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है वो कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, उसके लिए कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट है और वही फिक्स्ड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, है ना। तो क्या बोले, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसका क्या होता है, जिस ऑर्बिट में व्हिच हैज, जिस ऑर्बिट का व्हिच हैज फिक्स्ड एनर्जी, ऑर्बिट का फिक्स्ड एनर्जी रहता है और क्या होता है वहां पे वो एंड फिक्स्ड वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और एनर्जी दोनों सेम रहता है। वो जिस ऑर्बिट में घूमता है वो ऑर्बिट भी फिक्स्ड रहता है, वो ऑर्बिट चेंज नहीं होता है, मतलब वो पहला ऑर्बिट में घूमेगा उसके बाद दूसरे ऑर्बिट में घूम सकता है, तीसरे ऑर्बिट में, ये नहीं कि पहले और दूसरे ऑर्बिट के बीच में कहीं पे घूमेगा, है ना। उसके लिए कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट है ना, और उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका वेलोसिटी और एनर्जी सेम है। जैसे कि यहाँ पे अच्छे से समझते हैं, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ मान लेते हैं बहुत सारा ऑर्बिट है, बहुत सारे ऑर्बिट। तो इनके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट है, ये नहीं कि ये कहीं पे, यहाँ पे ये मान लो वो फिक्स्ड ऑर्बिट ये हो गया, ये एक तो फिक्स्ड ऑर्बिट हो गया, ये एक तो फिक्स्ड ऑर्बिट हो गया, तो ये इन ऑर्बिट में घूम सकते हैं, है ना। इनके बीच वाले जो ऑर्बिट है यहाँ पे नहीं घूमेंगे। तो ये कौन से ऑर्बिट में घूम सकते हैं, कोई एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना। और वहां पे उनका एनर्जी और वेलोसिटी सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमको क्या पता होना चाहिए कि ये कौन से ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना। ये तो पता चल गया कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं और वहां पे उसका जो एनर्जी और वेलोसिटी होता है वो सेम रहता है, और इसलिए इस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोला जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट। इस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोला जाता है, क्या, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी रहता है वो फिक्स रहता है, स्टेशनरी रहता है, इसलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोला जाता है। तो हमको अब ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट कौन सा है, कि कौन से ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेंगे। तो कौन सा ऑर्बिट है, देखो उसके लिए बोहर्स ने दो कंडीशन दिए थे। एक तो क्वांटाइजेशन कंडीशन है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में दो कंडीशन होता है, एक तो बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन होता है और एक तो बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन होता है। वहां पे दो कंडीशन होता है, एक बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन और बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो कौन सा ऑर्बिट में घूमेंगे इसके लिए बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन आता है। तो क्या है, वहां पे क्या आता है, बोहर्स बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन, है ना, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो ये जो बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा उसके बारे में ये आइडिया देता है। तो ये बोलता क्या है कि इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम किसके साथ इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दो ऑर्बिट, इन दो ऑर्बिट
which has angular momentum is equal to, इसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा, किसके साथ इक्वल होगा? इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 और h बाय 2 को हम h क्रॉस भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L है, एंगुलर मोमेंटम को हम L में डिनोट करते हैं, L है, और वो किसके साथ इक्वल होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 है ना। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, मतलब h बाय 2 पाई के साथ कोई भी एक इंटीजर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जिस भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कोई भी एक इंटीजर अगर h बाय 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना आता है उसके साथ इक्वल हो रहा है। अगर एंगुलर मोमेंटम किसके साथ इक्वल हो रहा है? h बाय 2 पाई या फिर h बाय 2 पाई का किसी भी एक मल्टीपल के साथ इक्वल हो रहा है, तो वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बाकी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। समझ में आ गया? बस। तो L का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, है ना। H क्या होता है? पहले से पढ़ चुके हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। और h बाय 2 पाई को हम क्या लिखते हैं? h बाय 2 पाई को h क्रॉस भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? h क्रॉस, ऐसे h देकर यहाँ पे एक छोटा सा डंडा दे देते, है ना। तो ये जो n है, n क्या है? इंटीजर है। एक्चुअल में ये किसको डिनोट करता है? प्रिंसिपल नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक्चुअल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और ये कहां से शुरू होता है? 1 2 3 ऐसे करके चलता है ना। जैसे कि मान लो ये था हमारा क्या, यहाँ पे दूसरा सा कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये उसका पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये उसका तीसरा सेल है। ये उसका क्या है? तीसरा सेल है ना। तो यहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। चलो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये सेल का नाम क्या होता है? के। ये क्या होता है? एल। ये क्या होता है? एम। के एल एम ऐसे नाम रहता है। तो के के लिए एन कितना होता है? 1 होता है। एल के लिए एन कितना होता है? 2 होता है। एम के लिए एन कितना होता है? 3 होता है। अगर कोई पूछेगा कि के सेल का एंगुलर मोमेंटम बताओ तो क्या होगा? L इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। यहाँ पे n कितना है? 1 है, तो कितना होगा? h बाय 2 पाई। m के लिए बताओ तो क्या होगा? 3h बाय 2 पाई। n की जगह पे 3 पुट करेंगे। समझ में आ गया? तो ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है या फिर सेल नंबर को बताता है ना। जो ऑर्बिट का नंबर होता है उसको बताता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में है क्या? एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। p क्या है? मोमेंटम। p क्या है? मोमेंटम। तो ये क्या है? इसका मतलब होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम का मोमेंट को हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम का मोमेंट को हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं।
P का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला mv होगा ना, तो यहाँ पे r क्रॉस mv, तो ये क्या हो जाएगा mv r साइन थीटा होगा ना। बस यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ऐसे होगा होगा ना। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, और रेडियस का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, ये होगा रेडियस का डायरेक्शन, ये होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा को साइन 90 डिग्री करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एम वी आर साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू एम वी आर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया एम वी आर। तो हम लिख सकते हैं एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। ये फॉर्मूला को नोट कर दो, ये आगे बहुत काम आने वाला है, ये फॉर्मूला आगे काम आने, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई, और इसको बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। समझ में आया, बस। तो ये जो थर्ड पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको समझना बहुत जरूरी था, है ना। कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन कोई एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, वहां पे उसका वेलोसिटी और एनर्जी सेम रहता है, और वो कौन सा ऑर्बिट में घूमेगा, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के साथ इक्वल होगा, उसी ऑर्बिट को हम और उसी ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। बस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट पे। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला था कि वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते एनर्जी लॉस भी करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, पर बोहर्स ने बोला कि इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, है ना। बोहर्स ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, है ना। और ये कैसा एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है, ये कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट नहीं करते, है ना। कब नहीं करते हैं, while revolving in a particular orbit, while revolving in a particular orbit, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब भी कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ना ही एनर्जी रेडिएट करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा। इट नाइदर गेन एनर्जी नॉर लॉस एनर्जी, ये एनर्जी गेन भी नहीं करता है कि लॉस भी नहीं करता। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन मान लो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसी ऑर्बिट में जब भी रिवॉल्व करता रहेगा इसका एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, और इसका ये कोई भी एनर्जी रेडिएट भी नहीं करेगा कि कोई भी एनर्जी गेन भी नहीं करेगा, अगर ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और वही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, समझ में आ गया, बस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था, नेक्स्ट पोस्टुलेट था कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके चारों तरफ, उसको रिवॉल्व करने के लिए कुछ फोर्स चाहिए। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो उसके लिए उसको कुछ फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। जिस फोर्स सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करके रखता है और सेंटर के तरफ लगता है उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, है ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे रिवॉल्व करने के लिए उसके चारों तरफ उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। जैसे अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ही
जो अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे वो रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे लगता है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। और यहाँ पे हमको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होके रहेगा, कहीं इधर उधर चला नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और while revolving electrostatic force between electron and nucleus provide centripetal force। तो कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है और यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये होगा नेगेटिव चार्ज, ये होगा पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 क्या है, Q1 और Q2 क्या है, दोनों चार्ज है, और R क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना। तो इसको अगर मैं Q1 के जगह और Q2 के जगह पे वैल्यू को पुट करूं, चार्ज का वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E माइनस ई। और हमारा जो न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, वहां पे कितने टू प्रोटॉन रहते हैं, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं। जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे, और एक प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना होता है, प्लस ही। तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना होगा, Ze होगा ना। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, Ze। तो ये क्या हो जाएगा, Fe इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या है, एट्रैक्शन। तो ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये क्लास 12 में है। अगर कोई क्लास 11 का देख रहा है तो उनको ये नहीं पता होगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला को अभी के लिए याद रख लो, क्लास 12 में ये बहुत काम आने वाला है। क्योंकि ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है ये हर जगह में काम आता है, क्लास 11 में भी है, क्लास 12 में भी है, बीएससी में भी है, एमएससी में भी है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किसके साथ इक्वल है, सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सारे फॉर्मूले को हम यूज करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे कि रेडियस के लिए हो गया, एनर्जी के लिए, ये सब का फॉर्मूला हम निकालेंगे कि रेडियस कितना है, फर्स्ट सेल का रेडियस कितना है, सेकंड सेल का रेडियस कितना है, ये सारा चीज हम फॉर्मूले में निकालेंगे। उसके बाद ये हो गया फिफ्थ पोस्टुलेट। उसके बाद और एक पोस्टुलेट है सिक्स पोस्टुलेट। सिक्स पोस्टुलेट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी और लॉस एनर्जी। देखो ये क्या हो गया, अब पूछोगे ये क्या हो गया, अभी तो थोड़ी देर पहले बताए कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी लॉस नहीं करता है कि गेन नहीं करता है, उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो अब बता रहे हो
कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, ये कैसे होगा? होगा। पर वहां पे मैं क्या बोला था, उसको अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे मैं बोला था while revolving in a particular orbit, जब वो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब उसके एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। पर अगर वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में नहीं है या फिर वो कोई भी एनर्जी गेन कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में नहीं रह सकता, उसको उसका ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी और लॉस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एनर्जी, if electron accept energy, it jump from lower energy level to higher energy level। तो ये क्या करेगा? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल को क्या करेगा? जंप करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो वही ऑर्बिट में नहीं रह सकता, उसको उसका हायर ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। और एक तो बात क्या है, if electron loss energy, it jump from higher energy level to lower energy level। ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल को जंप कर जाएगा। देखो, इसको अच्छे से समझते हैं। ये मान लो न्यूक्लियस है, फिर एक बार उसको देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स है, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। ये एक ऑर्बिट हो गया, ये एक ऑर्बिट हो गया। मेरा राउंड अच्छे से नहीं हो रहा है, पर एडजस्ट कर लेना, क्या ही करें। और ये एक ऑर्बिट है, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, ऑर्बिट पूरा राउंड होता है। वो फिर पढ़ेंगे आगे। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है बहुत सारी जगह पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर भी अलग रहता है, वो कैसे इलेक्ट्रॉन फील होता है वो सब किसी को पता होगा, किसी को नहीं होगा। आगे जाके हम वो भी पढ़ेंगे। पर मान लो अभी ऐसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अगर मान लो इस ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ, इसका नाम दे देते हैं कि एल एम एन, से नाम दे दिया। और सबका एनर्जी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसका एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी E2 है, इसका एनर्जी E3 है, इसका एनर्जी E4 है। हो गया। मैं मान लो इस इलेक्ट्रॉन को E1 सेल में और K सेल में जो इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी E1 है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? एनर्जी दे रहा हूँ। उसको मैं एनर्जी दे रहा हूँ। अगर मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ तो ये क्या करेगा? ये K सेल में नहीं रह सकता, ये K सेल में नहीं रह सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? उस ऑर्बिट को छोड़ के वो उसको उसके जो हायर ऑर्बिट है उसको जंप करना पड़ेगा। और वो डिपेंड करता है कि हम कितना एनर्जी दे रहे हैं, और हम जितना ज्यादा एनर्जी देंगे वो उतना हायर ऑर्बिट में जाएगा। तो ये आप यहाँ पे नहीं रह पाएगा, ये क्या करेगा? यहाँ से जाएगा इस ऑर्बिट में, है ना। और वो भी एनर्जी भी हम फिक्स्ड अमाउंट में देंगे तब जाके जाएगा। ये नहीं कि कुछ भी थोड़ा सा एनर्जी दे दे और वो ये ऑर्बिट छोड़ देगा। तो उसके लिए हमको कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। तो कितना एनर्जी देंगे? क्योंकि देखो, इस ऑर्बिट में के सेल का ऑर्बिट का एनर्जी है E1 और एल सेल का एनर्जी है E2। तो इलेक्ट्रॉन को
ये एल सेल में जाने के लिए क्या चाहिए, E2 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, पर उसके पास है कितना, E1, उसके पास है E1, उसको चाहिए E2, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू E। मान लो ये E2 माइनस E1, E2 और E1 दोनों के एनर्जी को अगर माइनस कर देते हैं तो जो एनर्जी मिलेगा उतना एनर्जी हम अगर देंगे तो वो क्या करेगा, के सेल से जाके एल सेल में चला जाएगा। समझ में आया? तो हमको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देना पड़ता है। समझ में आया? मान लो मैं ये इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी लॉस कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है एम सेल का, ये एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। सॉरी, ये एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अभी नहीं रह सकता, ये अभी यहाँ पे नहीं रह सकता ना, ये अभी यहाँ पे नहीं रह सकता। इसको क्या करना पड़ेगा, ये एम सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एम सेल को छोड़ना पड़ेगा और ये क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी अभी कम हो गया है ना, एनर्जी कम हो गया तो ये नीचे आना पड़ेगा। और ये जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, कितना एनर्जी कम होगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, दोनों सेल की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम कम कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक लोअर एनर्जी लेवल में चला आएगा। समझ में आया? बस यही मैं समझा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है वो तो हायर लेवल पे जाता है और जब एनर्जी लॉस करता है तो लोअर लेवल पे आ जाता है ना। तो जैसे कि हम देखे थे, हमको ये पता है, क्या पता है कि एनर्जी हमको फिक्स्ड अमाउंट पे देना पड़ता है। तो कितना अमाउंट पे देना पड़ता है, जिन दोनों एनर्जी सेल के बीच में और एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, उन दोनों एनर्जी का डिफरेंस हमको जितना आता है वही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देना पड़ता है। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन है E1 सेल में, E1 एनर्जी है उसका और E1 है उसका एनर्जी पहले, और उसको जाना है E2 सेल में, है ना। तो हमको E2 माइनस E1 करेंगे तो जो एनर्जी आएगा वही एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, E1 सेल से E2 सेल को जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मान लो पहला उसका एनर्जी था EI, इनिशियल एनर्जी, और बाद में उसका एनर्जी हो गया EF। तो कितना एनर्जी हम दिए, EF माइनस EI इक्वल्स टू E। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करेंगे तो हम कितना एनर्जी दिए हैं और कितना एनर्जी गेन किया है या फिर कितना एनर्जी लॉस किया है वो भी हमको पता चल सकता है ना। और ये जो एनर्जी है ये किसका एनर्जी है, सेल का एनर्जी है, सेल का एनर्जी है कि वही सेल में। और एक बात कि इस सेल में, के सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा सबका एनर्जी सेम रहेगा, E1 ही रहेगा। E2 एनर्जी वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन E1 सेल में नहीं रह सकता। तो ये सेल का एनर्जी रहता है कि वही सेल में जितना एनर्जी रहे, जितने तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे सबका एनर्जी सेम रहेगा, है ना। और ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, इसको बोलते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रेडिएट हो रहा है, और एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इसलिए इस E इक्वल्स टू एच न्यू भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़े थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़े हैं, है ना। पहला क्लास में मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला लेक्चर था वहां पे मैं बताया था कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू E इक्वल्स टू एच न्यू होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, EF माइनस EI इक्वल्स टू एच न्यू, ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही था कि हमको 5 पोस्टुलेट पढ़ना था, और मेरे हिसाब से शायद मैं अच्छे से समझा भी दिया हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया।
अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको समझाने की ट्राई करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो रेडियस होता है, जो एनर्जी होता है, उन सारे का फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो ये जो 6 पोस्टुलेट है, कोई-कोई लोगों को ये अच्छे से समझ में नहीं भी आ सकता है, पर जो आप फॉर्मूला डिराइव करके मैथमेटिकली इसको समझने की ट्राई करेंगे, तब ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।